जय हिंद एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने ही पसंदीदा यूट्यूब चैनल पर। प्यारे छात्रों, कई बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12th का विषय कौन सा, तो विषय इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, हम पेपर लेके आ चुके हैं। फाइनली जो आपका 4 मार्च का पेपर होने वाला है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का, क्लास कौन सा, तो क्लास 12th का यानी हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 आपका लिखा हुआ है। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 23 रहेगा। टाइम आपका जो रहेगा, तो समय आपका रहेगा प्यारे छात्रों 3 घंटे रहेगा। और मैक्सिमम मार्क्स यानी आपका जो पूर्णांक रहेगा 80 का रहता 80 का रहेगा। तो प्यारे छात्रों, फाइनली जो आपका इंतजार था वो खत्म हो चुका। हम पेपर लेके आ चुके हैं। हमारे चैनल के माध्यम से सभी क्लास के वार्षिक पेपर के साथ साथ संपूर्ण उत्तर भी वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। प्यारे छात्रों, मैं इकोनॉमिक्स का 4 सेट ABCD 4 सेट पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, पेपर प्रोवाइड कराऊंगा संपूर्ण उत्तर के साथ। यदि आप 4 सेट तैयार कर लेते हैं तो आप अपने 4 मार्च का जो पेपर होने वाला है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का, तो प्यारे छात्रों आप 80 में से 80 नंबर ला पाएंगे और अपने क्लास में टॉप कर पाएंगे, अपने स्कूल में टॉप कर पाएंगे। यदि प्यारे छात्रों आपको टॉप करना है, यदि 80 में 80 लाना है, तो हमारे चैनल में बने रहना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें प्यारे छात्रों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ लेना है। निर्देश पढ़ने का तात्पर्य यह रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा नंबर मिल सके। तो फटाफट आप अपना निर्देश पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब हम चलते हैं प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है प्यारे छात्रों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्यारे छात्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच सके और वो भी अपने वार्षिक पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाए। तो प्यारे छात्रों, हमारा पहला प्रश्न क्या है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि अवसर अवसर लागत है। ए में है त्याग की गई इकाइयों की संख्या, बी में है प्राप्त की गई इकाइयों की संख्या, सी में है यानी सा में है अगले श्रेष्ठ विकल्प त्याग की लागत, और दा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, अवसर लागत है त्याग की गई इकाइयों की संख्या, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा है प्यारे छात्रों की, गैर कर राजस्व है। आ में है आयकर, सा में है बा में है निगम कर, सा में है लाभांश और दा में है उधारी। तो प्यारे छात्रों, गैर कर राजस्व है हमारा ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा, यानी उभारी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे क्या पूछा कि कीन्स के सिद्धांत का संभव संबंध है। आ में है प्रभावपूर्ण मार्ग, बा में है उपभोक्त प्रवृत्ति, सा में है बचत प्रवृत्ति और दा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, यानी प्रभावपूर्ण मांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में आपसे पूछा कि बजट रेखा की प्रवणता ढाल है। ए में है -P2/P1, बा में है -P1/P2 और सा में है P1/P2 और दा में है P2/P1। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी -P2/P1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से आपको इनका उत्तर बता देता हूँ। पहले का हो जाएगा ऑप्शन आ, और दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन दा, तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन आ और चौथे का हो जाएगा ऑप्शन आ सही उत्तर। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ अपने नोट कॉपी में नोट भी करते जाइएगा और प्यारे छात्रों याद भी करते जाइए, क्योंकि आपके वार्षिक पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा है कि भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है। भारत में 1 रुपए का नोट निर्गमित करता है। आ में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और बा में है वाणिज्य मंत्रालय, सा में है वित्त मंत्रालय, दा में है नीति आयोग। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सा, यानी वित्त मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि कौन सी लागत शून्य नहीं हो सकती है। आ में है सीमांत लागत, बा में है स्थिर लागत और सा में परिवर्तनशील लागत, दा में है अवसर लागत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बा, यानी स्थिर लागत इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि वृष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है। आ में है व्यक्तिगत मात्राओं से, सा में है सामूहिक ऋणों से, इसके बाद बा में है सामूहिक मात्राओं से, इसके बाद दा में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन आ, यानी व्यक्तिगत मात्राओं से। तो प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सा, 6 का हो जाएगा ऑप्शन बा और 7 का हो जाएगा ऑप्शन आ, व्यक्तिगत मात्राओं से। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
आपसे पूछा है कि आपको रिक्त स्थान की क्या करना है, पूर्ति करना है। तो चलिए फटाफट रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि जीएसटी की मानक दरें, जीएसटी जो होता है उसकी मानक दरें हैं। तो प्यारे छात्रों जीएसटी की मानक दर हमारा क्या है, 18% हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में पूछा है कि उत्पादन के साधन होते हैं, तो उत्पादन के साधन होते हैं कितने होते हैं प्यारे छात्रों, 5 होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में पूछा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचते हैं, तो पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता समरूप वस्तुएं बेचते हैं, क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा समरूप वस्तुएं बेचते हैं। इसके बाद कीमत उच्च वचन वाली प्रक्रिया मुद्रास्फीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथे में पूछा है कि राष्ट्रीय आय की गणना, राष्ट्रीय आय की गणना होती है, तो राष्ट्रीय आय की गणना प्यारे छात्रों एक वर्ष में होती है। कितने वर्ष में होती है, एक वर्ष में होती है। इसके बाद छठवें में पूछा है M1 और M2 मुद्रा कहलाती है, तो M1 और M2 मुद्रा कौन सी मुद्रा कहलाती है, संकीर्ण, संकीर्ण, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों फटाफट मैं आपको रिक्त स्थान एक बार फिर से उत्तर बता देता हूँ। पहले को हमारा हो जाएगा 18%, दूसरे को हो जाएगा 5, तीसरे का हो जाएगा हमारा समरूप, चौथे का हमारा हो जाएगा मुद्रास्फीति, पांचवें का हो जाएगा हमारा एक वर्ष में, और छठवें का हमारा हो जाएगा संकीर्ण। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही साथ याद भी करते जाइएगा और अपने नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 3 में आपसे पूछा है सत्य असत्य लिखिए। क्या पूछा, सत्य असत्य आपसे पूछा, तो फटाफट चलिए आपको सत्य असत्य बता देते हैं। पहले में पूछा है प्रश्न क्रमांक 1 में पूछा है कि निवेश को मौलिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, यानी निवेश को भौतिक लिखा है, निवेश को भौतिक पूंजी स्टॉक भी कहते हैं, तो पहले हो जाएगा सत्य। दूसरे में पूछा है विदेशी विनिमय दर को फोरेक्स दर भी कहते हैं, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरे में पूछा है कि गिफिन वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू होता है, ये हमारा असत्य हो जाएगा प्यारे छात्रों। इसके बाद चौथे में पूछा है कि स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, ये हमारा सत्य हो जाएगा। स्थिर लागत को पूरक लागत भी हाँ कहा जा सकता है। इसके बाद पांचवें में पूछा है कि परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है, तो परिवर्तनशील हमारा जो लागत होता है प्यारे छात्रों ये हमारा शून्य हो सकती है, हमारा सत्य हो जाएगा। इसके बाद छठवें में पूछा है पूर्ण प्रतिस्पर्धा में बड़ी संख्या में विक्रेता यानी क्रेता विक्रेता होते हैं, ये हमारा सत्य हो जाएगा। और सातवें में पूछा है कि पूर्ण रोजगार का आशय शून्य बेरोजगारी नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो प्यारे छात्रों एक बार फिर से आपका इनका उत्तर बता देता हूँ। पहले का हमारा हो जाएगा सत्य, दूसरे का हो जाएगा हमारा सत्य, तीसरे का असत्य हो जाएगा, चौथे का हमारा सत्य हो जाएगा, पांचवें का भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा, और छठवें का भी हमारा सत्य होगा, और सातवें का हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, सही जोड़ी बनाइए। आपसे पूछा है कि आपको सही जोड़ी बनाना है। तो पहले में क्या पूछा, प्रवाह, तो प्रवाह का हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों C/बाई, यानी ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। पहले का हमारा ऑप्शन जी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे में क्या पूछा है, MPS, तो इसका हो जाएगा सीमंत उपभोग प्रवृत्ति, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का। तीसरे में क्या पूछा है कि निम्न स्तरीय वस्तुएं, तो निम्न स्तरीय वस्तुएं हमारा ऑप्शन बी यानी मोटे अनाज, ये तीसरे को हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथे में पूछा है स्टॉक, तो स्टॉक का हमारा हो जाएगा निश्चित समय, यानी ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, ये चौथे का हो जाएगा हमारा। इसके बाद पांचवें में पूछा है प्यारे छात्रों की बजट रेखा की प्रणवत्ता, तो बजट रेखा की प्रणवत्ता हमारा क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन एफ हो जाएगा, यानी समयावधि हो जाएगा। इसके बाद छठवें में पूछा है कि APC, तो APC ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा, APC ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 - APC, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार फिर से देखिए आपको उत्तर बता देता हूँ। पहले का हो जाएगा ऑप्शन जी, दूसरे का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन बी, और चौथे का हो जाएगा ऑप्शन ई, और पांचवें का हो जाएगा हमारा ऑप्शन एफ। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर आपसे अगला पूछा है, एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे छात्रों। पहले में पूछा है कि त्रुटि और लेप किसे कहते हैं, जब मूल प्रविष्टि में गलती हो, पहले का आंसर फटाफट आप देख लीजिए। दूसरे में क्या पूछा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो सरकार द्वारा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा। तीसरे में पूछा है मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, जब वस्तुओं की कीमत बढ़ने त्यागे, तो फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आय विधि और उत्पादक विधि, यानी क्या पूछा, राष्ट्रीय आय गणना की विधियों के नाम लिखिए, तो आय विधि और उत्पादक विधि ये हो जाएगा। इसके बाद 5 में क्या पूछा है कि सीमंत उपभोक्ता प्रवृत्ति किसे कहते हैं, जो प्रेरित आयोग,
को संख्यात्मक आपका जो प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं, हम क्या कह सकते हैं प्यारे छात्रों, सीमांत उपभोक्त प्रवृत्ति कह सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि प्रत्याशित निवेश किसे कहते हैं। तो वह निवेश जिसे निवेशकर्ता विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निवेश करता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्याशित निवेश कहते हैं। तो फटाफट आप देख लीजिए इसका उत्तर जो आपका, फटाफट ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हर क्वेश्चन का उत्तर आपका मैं पहले ही लिख दिया हूँ प्यारे छात्र, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न में पूछा, प्रश्न क्रमांक 6 में आपसे क्या पूछा है कि उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं, इसके बाद इसका अथवा है आदर्श हाथ किसे कहते हैं। आप फटाफट प्रश्न देख लीजिए, इसके बाद आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। इसके कोई बात क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा कि बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं। इसका अथवा है श्रम का सीमांत संपत्ति उत्पाद किसे कहते हैं। तो चलिए फटाफट आपको इसका उत्तर बता देता हूँ। तो प्यारे छात्रों ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर, यानी उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। तो किसी वस्तु या सेवा की सरकार द्वारा निर्धारित कीमत की ऊपरी सीमा को उच्चतम निर्धारित सीमा कहते हैं। इसके बाद अथवा में पूछा था कि अदृश्य हाथ किसे कहते हैं। तो फटाफट आप देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का अथवे का ये रहा पूरा उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा था प्यारे छात्रों की बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं। बाजार संतुलन कीमत वह कीमत है जिस पर किसी वस्तु की मांगी हुई मात्रा तथा आपूर्ति दोनों बराबर होती है। बाजार संतुलन कीमत का निर्धारण किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। ये रहा आपका उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का अथवे का उत्तर फटाफट आप देख लीजिए, यानी श्रम का सीमांत। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा था आपका ये लिए उपभोक्त वस्तुएं किसे कहते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद उसका अथवा था कि पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं। ये फटाफट प्यारे छात्रों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि वैयक्तिक आय किसे कहते हैं। इसके बाद इसका अथवा है कि निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, यानी SLR किसे कहते हैं। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आपको इनका उत्तर बता देता हूं। तो निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं, ये रहा आपका उत्तर। निवल राष्ट्रीय उत्पाद यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना सरकार राष्ट्रीय उत्पाद में से कुल मूल्यह्रास घटाकर की जाती है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा कि उपभोग फलन किसे कहते हैं। इसका अथवा समग्र मांग के दो घटक लिखिए। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 10 का उत्तर आपका हो गया, SLR किसे कहते हैं। व्यापारिक बैंकों को बैंक निगमन यानी कानून के अंतर्गत 1949 के अंतर्गत, कानून 1949 के अंतर्गत अपने कुल दायित्वों का एक निश्चित मांग नगदी स्वर्ण तथा अनुमोदित प्रतिभूतियों में तरल परिसंपत्ति के रूप में अपने आसपास रखना पड़ता है। इसे वैधानिक तरलता को SLR कहते हैं। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट आप क्वेश्चन देख लीजिए। न्यून मांग के दो कारण लिखना है आपको। आध्यात्मिक मांग से क्या अभिप्राय है इसका अथवा। तो फटाफट आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 11 का उत्तर हो गया प्यारे छात्रों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 का अथवे का ये रहा उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी देख लीजिए, क्या पूछा कि प्रभावपूर्ण मांग क्या है। इसके अलावा सेटेरिस परिवश की मान्यता किसे कहते हैं। तो फटाफट ये रहा क्वेश्चन नंबर 12 का उत्तर, और क्वेश्चन नंबर 12 का अथवे का ये रहा उत्तर, फटाफट देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 भी आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 के, यानी प्रभावपूर्ण मांग क्या है। प्रभावपूर्ण मांग से तात्पर्य मुद्रा की उस मात्रा से है जो एक निश्चित समय में एक दो देश के लोग उपभोग और विनियोग पर व्यय करते हैं। तो फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद ये रहा अथवा का उत्तर। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। 15 यानी 14 में क्या पूछा, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। इसका अथवा सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा लाभ किसे कहते हैं। इसका अथवा है औसत उत्पाद किसे कहते हैं। इसके बाद 16 में क्या पूछा है कि कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में 3 संबंध आपको लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये रहा उत्तर। इसका अथवा भी आप देख लीजिए। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि विभिन्न क्रियाविधियों किस प्रकार कार्य करती है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, लाभ किसे कहते हैं? लाभ वह धन है जो व्यवसायी, उत्पादक, विक्रेता या सेवा प्रदाता को वस्तु या सेवा बेचकर सभी खर्चों को घटा देने के बाद प्राप्त होती है, उसे अपन क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। इसके बाद प्यारे छात्रों प्रश्न क्रमांक 16 देख लीजिए, 17 भी देख लीजिए आप फटाफट। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर, क्वेश्चन नंबर 16 का 8वें का उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 फटाफट आप देख लीजिए, ये रहा 17 का उत्तर, फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 का 8वें का उत्तर, लाभ अधिकतमीकरण की 3 शर्तें लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा प्यारे छात्रों की भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? इसका अथवा में पूछा कि मुद्रा पूर्ति के नियंत्रित के 3 नीतिगत उपकरण लिखना है आपको। इसके बाद 19 देख लीजिए फटाफट, किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारण, इसका अथवा है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर, ये पूरा। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 18 का 8वें का उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 का ये रहा उत्तर, यानी ये पूरा। स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं आपको क्या करना, अंतर लिखना था प्यारे छात्रों। तो ये रहा, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये 19 के 8वें का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर प्यारे छात्रों, 20 का 8वें का, यानी कुल परिवर्ती लागत तथा कुल रिधर लागत में आपको क्या करना है, 4 अंतर लिखना है। तो ये रहा आपका 4 अंतर, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत में आपको अंतर लिखना था। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए आप, राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय में भेद कीजिए। तो राजस्व व्यय सरकार की परिसंपत्तियों में से वृद्धि करने वाले खर्चों को पूंजीगत व्यय माना जाता है, इसका था पूंजीगत। इसके बाद ये इसका पूरा उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा था, व्यापार संतुलन एवं भूमिगत संतुलन में कोई 3 के बीच आपको क्या लिखना है, अंतर लिखना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर। इसके बाद इसका था क्वेश्चन नंबर 22 में क्या पूछा कि स्थिर विनिमय दर के 2 गुण एवं 2 दोष संक्षिप्त में लिखना है। तो ये रहा 8वें का उत्तर, गुण, और आपका ये रहा दोष, आर्थिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या पूछा कि एक वस्तु की मांग पर विचार करें, 5 रुपये की कीमत पर इस वस्तु की 15 इकाइयों की मांग है। मान लीजिए वस्तु की कीमत बढ़कर 7 रुपये हो जाती है, तो कीमत की गणना आपको करना है। तो फटाफट ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर। तो प्यारे छात्रों, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।